वीरेन जी को भी कनेक्ट करता हूं आपके साथ। वीरेन जी, स्वागत आपका। आज आप सारा दिन सक्रिय रहे वीरेन जी इन सब खबरों के बीच। कहां तक स्थिति पहुंची बीजेपी में, और इस असंतोष को आला कमान इंटरवीन करके खत्म क्यों नहीं करा रहा? ये मैं देख रहा हूं। अभी डिबेट में आने के पहले मैंने प्रांशु दत्त द्विवेदी का स्टेटमेंट देखा। वो तो बड़ा घनघोर बयान दे रहे हैं। इन सब के मायने क्या हैं? आखिर चल क्या रहा है बीजेपी के भीतर? देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घटी, यानी कि वो विपक्ष से सीटें उसकी कम आई, वो हारी। और उसके बाद ये जो विवाद है, घटनाक्रम चल रहा है, इसने भाजपा की लोकप्रियता में काफी गिरावट पैदा की है। और इस गिरावट के पीछे ये साफ है कि जो अनुशासन की बात करते थे, उनके यहाँ अनुशासन आज़ादी का रूप ले चुका है और राष्ट्रीय स्तर तक के नेता इस आज़ादी का आनंद उदारता पूर्वक उठा रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि अपने नेताओं, अपनी सरकार के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। जिस कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सबसे मजबूत माना जाता था उत्तर प्रदेश में कि गुंडे या तो प्रदेश छोड़कर चले गए या जेल की सलाखों के पीछे हैं, उसी व्यवस्था पर भाजपा के एक विधायक जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, खुद विधायक हैं, मंत्री रहे हैं मायावती की सरकार में, वो अपनी जान के लिए भीख मांग रहे हैं और मीडिया पे उनके बयान आए हैं। उनके नाम से 1 करोड़ की सुपारी देने की बात कही जा रही है। तो ये बीजेपी में अनुशासन वाली पार्टी में घमासान की बाढ़ आना अपने आप में विपक्ष के दलों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए भी बड़ा कौतूहल और रोचकता पैदा किए हुए है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने एक ऑफर दे दिया कि 100 लाओ, सरकार बनाओ। ये तो एक व्यंग है, न वो 100 लाएंगे न सरकार बनाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुमत में है और बहुमत तो केंद्र में भी सरकार में है, तो स्टेट में कोई तोड़फोड़ करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये तो सिर्फ एक भाजपा के लिए चिढ़ाने वाला उन्होंने एक नारा दे दिया है। लेकिन अचानक से बीजेपी में मौसम कैसे खराब हो गया कि हर नेता कुछ न कुछ समस्या लेकर, कुछ न कुछ बयान लेकर आज़ादी से सामने आ रहा है। ये वक्त का फेर है या वाकई में कुछ गुटबाजी इतनी बढ़ गई है कि उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है पार्टी? और ये तो देखिए, एक बात साफ है कि मंत्रिमंडल में और संगठन में परिवर्तन तो तय है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के मंत्री वाली कुर्सी खाली है। और भाजपा अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हारी तो आखिर कोई तो जिम्मेदारी लेगा। जीत का श्रेय कोई लेगा तो हार का भी तो कोई जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तो वो चीजें अब आ रही हैं। ये जुलाई जब तक बीतेगा, अगस्त तक बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि चीजें तो बदलाव लेती ही हैं। लेकिन ये बात अच्छी है कि भाजपा में बोलने की खूब आज़ादी है इन दिनों, और इसको हर स्तर पर लोगों ने सुना है। कार्रवाई की बात अभी कहीं से नहीं आई है जी। और ब्रजेश जी, एक मामला और आपने उठाया था आरएलडी वाला, बुढ़ाना वाला। ये जो नवाजिश आलम है जिनको टिकट दिया गया है, इनके फादर अमीर आलम थे। जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ 2013 में, तो ये बुढ़ाना से, वहीं से विधायक थे इनके पिताजी। अब ये जो उपचुनाव हो रहा है मीरापुर का, ये जाट और मुस्लिम, ये दोनों कह सकते हैं आप कि इन वोटों की अब असली परीक्षा लेगा रालोद की ये, क्योंकि दंगे के समय इनके फादर वहां विधायक थे, उन्हीं को इन्होंने अब प्रत्याशी बनाया, उनके बेटे को। जिस समय उन्होंने इन सब चीजों का, जिनके ऊपर तमाम सारे आरोप लगते रहे, तमाम बातें होती रहीं। वैसे फतेह बहादुर का मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि ये चिट्ठी और लिखा पढ़ी में आ गया है। तो भाजपा के लिए शायद 8 सालों में उत्तर प्रदेश में वो स्थिति नहीं आई जब एक बार नंद किशोर गुर्जर ने विधानसभा के भीतर ये कहा था कि उनको परेशानी है, उनकी जान का खतरा है, अपनी सरकार पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। लेकिन उससे भी ज्यादा स्थिति आज आगे बढ़ चुकी है। अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो चुप हैं, उनकी ओर से कोई बयान नहीं है, ना उनके लोग कोई काउंटर कर रहे हैं।
अब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली भी हो आए हैं और उन्होंने जो बार बार ये कह रहे थे कि संगठन बड़ा है, आज अखिलेश यादव के ऊपर उन्होंने समाजवादी पार्टी पे ट्वीट किया, अपनी वाले मामले पे वो चुप हो गए हैं। अब नए नए नेता बोल रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी में एक समस्या ये आई कि सरकार में होने के बाद आप बहुत सारी चीजों पर भी, अगर भाई महंगाई है और महंगाई को अगर अच्छा बताओगे तो लोग नाराज होंगे, तो महंगाई पे अगर आप बात सुन लो तो इसमें क्या समस्या है। तो कुल मिलाकर जो गुटबाजी इसी कारण तो है और बयानबाजी जो है संघर्ष दिख रहा है, उसमें दिल्ली के नेता भी तो इन लोगों को दौड़ दौड़ के मिल भी तो रहे हैं। उनको भी तो ये देखना चाहिए कि भाई इस पर कैसे काम होना चाहिए जी। और ब्रजेश जी, एक चीज तो है, देखिए कि भाजपा के सामने जो अधिकारियों ने जो एक प्रवृत्ति पैदा की नौकरशाही की, वो कार्यकर्ता को परेशानी दे रही है। खासतौर से थाना और तहसील का मामला, हर आदमी 90% जनता इसी दो मामले से जुड़ी रहती है। उसको लॉ एंड ऑर्डर, सरकार की योजना, ये सब चीजें जितना इफेक्ट करती है उसमें 90% खाली थाना और तहसील से सबके काम पड़ते है। और अगर यहाँ एक बार आदमी फंस गया तो पूरी जिंदगी झेलता है, चाहे खेत बाड़ी का मामला हो, चाहे मुकदमेबाजी का मामला हो। इस पर बीजेपी चूक गई और इस पर वो काम नहीं कर पाई जी। और दूसरी बात यह कि देखिए, जो गरीबों के घर उजाड़े गए और जनता से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज करना जाना, मंत्रियों का अपने विभाग पर बार बार ये कहना कि पकड़ नहीं है, अफसरों द्वारा सरकारी IGRS पोर्टल पर झूठी रिपोर्ट लगाना और उनके खिलाफ कार्रवाई ना होना, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आती हैं। तो ये आज जो सेटल होगा इशू या अभी आपको लगता है बढ़ेगा? ब्रजेश जी, ये तो बड़ी पार्टी है भाजपा और देर से इसमें शायद कार्रवाई होती है। अभी तो कुछ दिन से ये तापमान चल रहा है। सुनील भराला ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा मांग लिया। लोग रोज एक नया बयान तो आ रहा है, लेकिन इस बयान पर कोई हरकत नहीं हो रही। इसलिए आप ये मान सकते हैं कि अलग अलग जगहों से ऐसे ही चीजें उठती रहेंगी और कोई इन पर ध्यान नहीं देगा। जी वीरेंद्र जी, तो इसको आप यही मानिए कि ये घटनाक्रम चलता रहेगा, लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जी। वैसे एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि मतलबी दुनिया में मीठे बोल कौन बोलेगा और सब रूठेंगे तो मन की गांठें कौन खोलेगा। हर कोई ढूंढ रहा है सिर्फ फायदा रिश्तों में, तो बेटा खुश रहो मौज करो ये कौन बोलेगा। और अब तो लड़ते हैं भाई से भाई, बाप से बेटे भी, इस कदर लड़ते हो तो इसे परिवार कौन बोलेगा। और तेरा कर्तव्य है शक्ति, तुझे तो बोलना होगा, अगर तू नहीं बोला तो फिर कौन बोलेगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। आपका बहुत